नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। कल मैंने आपको कैपिटलाइजेशन के बारे में बताया था कि ओवर कैपिटलाइजेशन कैसे है, अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होती है और नॉर्मल कैपिटलाइजेशन क्या होती है। आज मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी कि हम लोगों ने जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये मान लीजिए एक बिजनेस का है सिस्टम, तो इसके अंदर जो फाइनेंस है वो अलग अलग टाइप से लगा हुआ है। कुछ डेट है, कुछ इक्विटी है, कुछ ओन कैपिटल है और कुछ अदर लोन्स वगैरह, ये वो डेट का ही पार्ट है। तो ये 3 पार्ट से है। अब हमें क्या चाहिए, अगर हम डेट लेते हैं मतलब कि आउटसाइड से लोन लेते हैं, तो हमें बदले में क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर हम इक्विटी लेते हैं तो इक्विटी जब लेंगे मतलब कि हम मार्केट के अंदर शेयर इशू करेंगे, प्रेफरेंस हो चाहे वो इक्विटी हो, तो हम सबको इक्विटी बोलते हैं। तो हमें क्या देना पड़ेगा जी, डिविडेंड देना पड़ेगा। और ओन कैपिटल को तो ओन कैपिटल है। तो हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में 2 पॉइंट की, सिर्फ 2 ही पॉइंट की चर्चा चलती है कि क्या हम लोग इक्विटी लें या फिर हम लोग डेट लें। तो डेट की जो कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, केडी। और डिविडेंड अगर हम देते हैं तो हम जो कॉस्ट पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, केई। तो अब क्या हुआ जी, मार्केट के अंदर हम लोगों को समझ है नहीं, नया बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, तो हम कौन सी अप्रोच करें, कौन सी अप्रोच लागू करें कि हमारा जो बिजनेस है ना बिल्कुल इकोनॉमिक रेंज में आ जाए। तो उसके लिए कुछ थ्योरीज हैं, उसमें से हमें कौन सी थ्योरी अपनाई जाएगी, कौन सी नहीं अपनाई जाएगी, थोड़ा अच्छे से सीखते हैं इसको। देखिए, इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच डूरंट ने दी थी ये। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर मार्केट के अंदर आप लोगों को इक्विटी लेने की जरूरत नहीं है, आप डेट लो, आप इक्विटी ना लो और डेट लोगे, डेट लोगे तो हमें क्या पड़ेगा, इकोनॉमिक पड़ेगा। कि मान लो, ये मान के चलते हैं कि जो डेट है ना वो कांस्टेंट है, हमें 1 लाख रुपया चाहिए तो हमें 10% ब्याज मिल रहा है, 2 चाहिए चाहे हमें 10 चाहिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं है, ये रेट कांस्टेंट चलेगा। तो यानी कि अगर हम जितना ज़्यादा इसको बढ़ाते जाएंगे तो इसके रेट में कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ये कांस्टेंट है। और इसके अंदर जो हमारी जो अजम्पशन है, अजम्पशन क्या कहती है कि के ई और के डी कांस्टेंट है, के ई और के डी दोनों ही कांस्टेंट है। अगर हम चाहे के डी लें चाहे हम के ई लें, मतलब कि चाहे तो हम डेट ले सकते हैं, बाहर से लोन ले सकते हैं, चाहे हम क्या कर सकते हैं जी, इक्विटी ले सकते हैं। तो अगर हम डेट ले रहे हैं ना तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब क्या कहते हैं जी, वो कैसे फर्क नहीं पड़ने वाला, ये देखिए, एक थोड़ा सा डायग्राम है, मैं आपको बना के दिखाऊंगी। अब देखिएगा ध्यान से। अब मैं एक डायग्राम से आपको दिखाऊंगी कि अगर मान लीजिए डेट और इक्विटी कॉन्स्टेंट है, तो अगर हमें डेट यानी कि बाहर से जो लोन लेना है वो हमें सस्ता पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, केडी ही लेंगे। यानी कि कॉस्ट जो है हमारी अगर ज़्यादा पड़ रही है इक्विटी की, तो अगर और हमें जो डेट है वो हमें सस्ता पड़ रहा है, तो इस बीच का जो गैप है, इस बीच के गैप को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर केडी हमें सस्ता पड़ रहा है, मार्केट के अंदर लोन हमें सस्ता पड़ रहा है, और हम अगर शेयर मार्केट के अंदर
इशू करते हैं तो हमें डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो अगर लोन सस्ता पड़ रहा है तो उस बीच का जो डिफरेंस है वो केडी से पूरा कर देंगे, तो क्या होगा जी, ये जो प्रॉफिट है, जो कंपनसेशन है, ये हमें मिलेगा और कंपनी को, फर्म को क्या हो जाएगा, ये जो बीच का गैप है ना, ये बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हम लोग जैसे जैसे लोन को बढ़ाते जाएंगे, कॉस्ट हमारी कम होती जाएगी, इक्विटी को हम लोग कम कर देंगे और केडी को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। मतलब क्या हुआ कि डेट हमें मिल रहा है जी 10% पे, 1 लाख रुपए के ऊपर, 1 लाख रुपए के ऊपर हमारी कॉस्ट आ रही है 10,000 रुपये, और 1 लाख रुपए का अगर हम डिविडेंड हमें देना पड़ रहा है लगभग 12,000 रुपये, तो हम क्या करेंगे, हम इक्विटी को की बजाय डेट ले लेंगे, यानी कि बाहर से लोन उठाएंगे और वो जो 2% का जो गैप है ना, ये जो गैप है, इसका कंपनसेशन हमें यहाँ मिल जाएगा, 2,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। ये कहना चाहता है ये वाली अप्रोच। यानी ये कहती है कि अगर मार्केट के अंदर 2 ऑप्शन है, एक डेट है और एक इक्विटी है, और डेट अगर मार्केट के अंदर, और दोनों ही कंडीशन क्या है इसकी, अजम्पशन क्या है, कई बार अजम्पशन भी आ जाती है कि डेट और इक्विटी दोनों ही कांस्टेंट है, मतलब कि आप कितना भी लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेट में, चाहे आप 10 करोड़ लो, 1 करोड़ लो, 1 लाख लो, आपको उतना ही मिलेगा। वो अगर वो उतना ही मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि अगर डेट मार्केट के अंदर सस्ता मिल रहा है, डेट अगर सस्ता मिल रहा है, मतलब कि केडी जो है सस्ता है केई से, तो हम लोग केडी के साथ जाएंगे, और जो केडी की जो एक्स्ट्रा कोट है वो कॉस्ट जो है वो कंपनसेट हो जाएगी, और वो बदले में क्या हो जाएगा जी, हमें प्रॉफिट मिलेगा। ये कहना चाहती है एनआई अप्रोच। एनआई अप्रोच किसने दी थी, डूरंट ने। क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है कि हमारी जो एनआई अप्रोच है किसने दी थी, डूरंट ने दी थी। क्या कहती है कि अगर डेट मार्केट के अंदर सस्ता है तो डेट ले लो। अच्छा, उसके बाद ये एक और बात भी कहती है, ये कहती है जी कि आपको कैपिटल जो स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर है वो मैटर करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम डेट या इक्विटी में से एक चीज लेते हैं तो उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फर्क पड़ता है। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर फर्क पड़ता है तो फर्म की जो वैल्यू है उस पे भी फर्क पड़ता है। अगर फर्म की वैल्यू पे फर्क पड़ता है तो क्या है जी, शेयर प्राइस के ऊपर भी फर्क पड़ता है, कंपनी की वेल्थ के ऊपर भी फर्क पड़ता है। इट मीन्स क्या है कि ये अप्रोच के जो मेन पॉइंट्स है ये है, एक तो है आपका कि कांस्टेंट है दोनों, डूरंट ने दी थी ये। दूसरा, अगर केडी सस्ता है तो केडी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर करता है, अगर केडी सस्ता है तो केडी लो, केई सस्ता है तो केई लो। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल का उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, कॉस्ट के ऊपर फर्क पड़ेगा। इट मीन्स क्या होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा जो ये अप्रोच है ये मैटर करती है। मतलब कि ये कहते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल कॉस्ट जो है वो मैटर करेगी, उसका प्रभाव पड़ेगा किसके ऊपर, फर्म की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, ये है जी हमारी नेट इनकम अप्रोच। अब अगली अप्रोच नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, वो इसका एडवांस वर्जन है। वो ये कहती है कि ये जो नेट इनकम अप्रोच है ना, ये तो शॉर्ट टर्म है, प्रैक्टिकली ये नहीं है। प्रैक्टिकली कैसे नहीं है ये इसको आगे बताएगी। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या कहती है, वो ये कहती है टैक्स है नहीं है, फिर उसके बाद केडी और केई कांस्टेंट है, ये तो सेम है। लेकिन वो ये अप्रोच ये कहती है कि जैसे जैसे आप केडी बढ़ाओगे तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा।
के ई को डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि के ई कम हो जाएंगे तो उनको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। के ई की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट के अंदर हमें के डी कॉन्स्टेंट मिल रहा है, हमें उसकी कॉस्ट कम मिल रही है, 10% पे है और डिविडेंड हमें देना पड़ रहा है जी 12%, तो हम उसको 10% पे उठा लेंगे, एक लेवल तक तो उठा लेंगे। एक लेवल तक जब हमने उसको उठा लिया तो ये चल रहा है जी हमारा, फिर जब ये के डी हमारा जो चल रहा है, ये के ई की कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी, जो इसको कंपनसेशन मिलना था, जो प्रॉफिट मिलना था, वो प्रॉफिट कैसे मिलेगा? क्योंकि के ई वालों को जब डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ेगा तो जो के डी के ऊपर जो हम लोग इंटरेस्ट दे रहे थे, उसमें जो बचत हो रही थी, वो पूरी की पूरी कॉस्ट के ई को देनी पड़ जाएगी, यानी कि इक्विटी में देनी पड़ जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि एक लेवल तक तो बहुत बढ़िया है, सही चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा जी, जो ये जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी, और कॉस्ट बढ़ेगी के ई की कॉस्ट बढ़ेगी, तो क्या होगा जी, के ई की कॉस्ट बढ़ने से जो लेवल है, जो कॉस्ट है, वो वापस बराबर हो जाएगी, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे के डी लो चाहे के ई लो, उससे कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल ही आ जाएगी लॉन्ग टाइम में, यानी एक टाइम तक तो आपको डेट सस्ता मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे आप डेट को बढ़ाते जाओगे तो के ई की कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी, और के ई की कॉस्ट जब ज़्यादा होगी, इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो जो आपने कम रेट के ऊपर डिविडेंड लिया था ना, वो उसी को बराबर में कंपनसेट कर देगी, उसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कोई नो मैटर नहीं करती है कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कोई मैटर नहीं करती। मतलब कि कैपिटल स्ट्रक्चर को आप कैसे भी बना लो, चाहे डेट लो, इक्विटी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉस्ट पे कॉस्ट कांस्टेंट ही रहेगी, वो बराबर ही रहेगी, उतनी ही रहेगी लॉन्ग टाइम में। तो अजम्पशन क्या है, कोई टैक्स नहीं है, कांस्टेंट है ये, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे रिस्क बढ़ता जाएगा, और जो इक्विटी है, इक्विटी की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। ये हमारी अजम्पशन है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या कहती है, आप के डी लो, के ई लो, इससे कंपनी की कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर कोई मैटर नहीं करता, और साथ में लॉन्ग टाइम में ये नहीं चलेगी। तो जहाँ हम लोग मिनिमम जो है ना, यहाँ तक ही हम इस कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। यहाँ इस लेवल के बाद हम आगे को उसको के डी को नहीं बढ़ाएंगे। ये हमारा मेन पॉइंट आ जाएगा, इस पे हम इसको रोक देंगे। ठीक है, ये कहती है नेट ऑपरेटिंग अप्रोच। अब आ गई जी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है जी, NI भी सही है और NOI भी सही है। वो कहती है कि अगर देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? अब ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है जी NI और NOI के बीच का रास्ता निकाल लो। मतलब कि ना तो KD को इतना ज़्यादा अप करो, ना ही KE को इतना ज़्यादा अप करो, दोनों को बीच में बैलेंस बना दो। यानी कि जिस लेवल पर ऑप्टिमल यूज हो। ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है?
मतलब कि जिस लेवल पर केडी बिल्कुल सस्ता पड़ रहा है, लोएस्ट प्राइस पर, तो केडी ले लो। जिस लेवल पर केई की कॉस्ट नहीं बढ़ रही, वो भी लोएस्ट लेवल पर है, तो केई ले लो। इन दोनों को जब बराबर करके उस पे रुक जाओ, उससे ज्यादा कॉस्ट उसको बढ़ने ही ना दो। ऑप्टिमल मतलब कि एक यूज करो, यानी कि जितना मैक्सिमम यूज कर सकते हो आप केडी को करो आप, और केई को हावी मत होने दो। केई की कॉस्ट जैसे ही बढ़ने लगे उसी पॉइंट पे उसको रोक दो। उस पॉइंट पे जैसे ही हम उसको रोकेंगे, ये देखिए ना, ये चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है जी, हमारी जो कॉस्ट है ना वो बढ़ने लग गई। जैसे बढ़ने लगी तो अब क्या कहते हैं, ये कहते हैं ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसी पॉइंट पे हम लोग ऑप्टिमल यूज कर लेंगे। ये हो गया हमारा केडी, ये हो गया केई, मतलब कि इस पॉइंट से ज्यादा हम जाने ही नहीं देंगे कॉस्ट को। जैसे ही ये कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी ना, वहीं पर ही हम इसको क्या करेंगे जी, रोक लेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट जैसे ही बढ़ने लगेगी उस पॉइंट पे हम इसको रोक देंगे। ये है इसका ऑप्टिमल यूज के ऊपर ही हम इसको रोकेंगे। ये हमारा पॉइंट है, यहां से ज्यादा हम नहीं जाने देंगे। ये है जी एक, ठीक है। यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है कि आपको केडी सस्ता मिलता है जहां तक मतलब कि बाहर का जो लोन है, डेट है, आपको जितना ज़्यादा सस्ता मिलता है आप उसको लो। जैसे ही वो बढ़ना चालू करे उसको वहीं रोक दो। उसके बाद आपको लगा कि केई की कॉस्ट तो बढ़नी शुरू हो गई है, उसको वहीं रोक दो। फिर आप उस लेवल पे चाहे केडी ले लो चाहे केई ले लो, कांस्टेंट कर दो उसको, कि आपकी मर्जी, आप केडी के साथ जाओ चाहे केई के साथ। यानी कि ये कह सकते हैं कि नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का मिला जुला रूप है। यानी इसका कुछ हिस्सा और इसका कुछ हिस्सा इसने ले लिया, ठीक है। ये है ट्रेडिशनल यूज, यानी कि ऑप्टिमल यूज। फिर आगे है जी क्वेश्चन, ज्यादातर हमारा एमएम अप्रोच में से ज्यादा आता है, चांसेस ये रहते हैं। लेकिन आप ये मत समझिए कि एमएम अप्रोच इंपॉर्टेंट है और बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। मोदी गिलानी एंड एमडी मिलर, हाँ जी। उसके बाद है मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। मोदी गिलानी मिलर अप्रोच क्या कहती है, ये व्यवहारिक है। आर्बिट्रेज के ऊपर, जैसे अगर ये पूछा जाए कि आर्बिट्रेज थ्योरी किसने दी थी, तो एमएम अप्रोच, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एमएम अप्रोच भी बोलते हैं। यानी कि आर्बिट्रेज, सेम यही डिविडेंड के अंदर भी था, आर्बिट्रेज थ्योरी दी थी उसने, डिविडेंड पॉलिसी में भी एमएम नहीं, और आर्बिट्रेज थ्योरी ही दी है कैपिटल स्ट्रक्चर में ही। ये क्या कहता है, मॉडल की बात वही करता है, वो सहमत है जो मॉडल एनआई अप्रोच है या ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ ही जा रहे हैं वो, कि एनआई भी सही है, एनओआई भी सही है एक सिचुएशन तक। लेकिन ये व्यवहारिक, उसको थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, डिटेल में बता दिया कि ऐसा हो तो ऐसा कर लो और ऐसा है तो ऐसा कर लो। आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है, उससे पहले मैं 2 पॉइंट बताऊंगी आपको कि कौन कौन सी उसकी सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन है कि टैक्स नॉट अवेलेबल, और दूसरा क्या है, टैक्स अवेलेबल। यानी कि एक बार तो जो हमारी इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, और एक बार क्या है, टैक्स लगेगा।
अब आरबीटीज को समझ लेते हैं। आरबीटीज का मतलब क्या होता है? आरबीटीज का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। आरबीटीज का मतलब होता है समझदार होना, एक किस्म से सिक्योर होना। जैसे मान लीजिए मार्केट के अंदर अभी जो फिलहाल हम गोल्ड की बात करते हैं, तो गोल्ड क्या था, अब कुछ टाइम से रेट उसका मान लो कम हो गया। एक अजम्पशन ले रहे हैं, अभी हम रेट के ऊपर बात नहीं करेंगे, कि मान लीजिए हमें पता लगा कि गोल्ड का रेट आज 50,000 है और आने वाले टाइम में गोल्ड जो है वो 56,000 का होने वाला है। तो हमें पता लगा आज की भी जो एक्सपेक्टेड है ना, आने वाले टाइम में 100% जो रेट है ना वो बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जब रेट 50,000 रुपये, हम उसको तुरंत क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। और जैसे ही रेट 56,000 रुपये हुआ, अब हमें पता चल गया कि इससे ज़्यादा रेट नहीं बढ़ेगा, इससे कम हो सकता है, 52 हो सकता है, 50 हो सकता है, और हो सकता है 49 भी हो जाए। तो इस रेट के अंदर हम उसको क्या करेंगे, सेल कर देंगे। ये होता है आर्बिट्रेज, यानी कि जब हमें ये दिखे कि डेट हमें सस्ते रेट पर मिल रहा है, हम डेट ले लेंगे। जब हमें पता चला कि हमें इक्विटी सस्ते रेट पर मिल रही है, डिविडेंड कम देना पड़ रहा है, इक्विटी की कॉस्ट कम हो रही है, तो हम इक्विटी से अपने जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको फिल कर लेंगे। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही जिस तरफ, यानी कि ऊंट किस तरफ मोड़ खा रहा है, मतलब क्या हुआ कि करवट ले रहा है, मतलब कि क्या हुआ कि मार्केट किस तरफ टर्न ले रही है, तो जिस तरफ मार्केट टर्न लेगी ना, उसी टर्न के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको ले लेंगे। तो अजम्पशन एक है हमारी, अवेलेबल है जब, तो एक लेवल तक क्या है जी, टैक्स लगेगा। तो टैक्स लगने से उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा, तो हमें जो मतलब कि टैक्स है, तो अगर हम इंटरेस्ट देंगे डिविडेंड पे, उस पे डेट पे हम लोग अगर टैक्स देते हैं, देखिए कि डेट जो है ना, अगर उसके ऊपर हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट देने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर हमें देना पड़ेगा टैक्स। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से हमारा इंटरेस्ट लेस हो जाएगा, यानी कि ईबीआईटी हो गया जी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आ गया। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट को लेस करेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो अब टैक्स हमें क्या हो जाएगा, टैक्स में हमें बचत हो जाएगी। और डिविडेंड के अंदर क्या होता है, डिविडेंड के अंदर हमें प्रॉफिट, इसके ऊपर टैक्स डिविडेंड देना होता है, इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब क्या हुआ कि हमें डिविडेंड के ऊपर तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को बियर करना पड़ता है। डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल नहीं होता, जो कंपनी डिविडेंड पे करती है उसको ही टैक्स देना पड़ता है। तो नेचुरल सी बात है कि कंपनी की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो कंपनी क्या कहती है कि एक लेवल तक, जब तक हमें डेट सस्ता पड़ता है तब तक हम डेट ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें टैक्स कम देना पड़ेगा। और दूसरी वाली जो अप्रोच है जिसके अंदर टैक्स है ही नहीं, उसके अंदर तो क्या है कि केडी और जो केई है वो कांस्टेंट है। तो वो क्या कहता है, एमएम थ्योरी क्या कहती है कि जिस रेट पर मार्केट में बिल्कुल कम रेट पे डेट मिल रहा है तो आप डेट को ले लो, और जब हमें इक्विटी जिस रेट में बिल्कुल कम पे मिल रही है वो ले लो, और जब डेट ज़्यादा हो जाए तो डेट को हम लोग क्या करेंगे, रीपे कर दो और क्या करो जी, इक्विटीज को, शेयर को इश्यू कर दो। ये है ये थ्योरी तुरंत ही कि केडी को तो रीपे कर दो, उसको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर दो, और हम कैपिटल जो है, कैपिटल स्ट्रक्चर को हम लोग इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि मार्केट जिस तरफ टर्न करेगी उस हिसाब से हम लोग चल जाएंगे। ये है आर्बिट्रेज थ्योरी। और
ये टैक्स अगर है तो कोशिश ये करेंगे कि जब तक हमें टैक्स का पूरा बेनिफिट मिल रहा है हम लोग डेट लेते जाएंगे। जब वो इक्वल हो जाएगा, इक्विटी और डेट, तब हम क्या करेंगे, तब हम बराबर करके फिर उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, चाहे हम डेट लें चाहे हम इक्विटी लें। ये अप्रोच है जी MM मिलर। क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, क्वेश्चन लगभग सीधा सीधा यही बनता है कि आर्बिट्रेज जो थ्योरी है, आर्बिट्रेज जो थ्योरी है वो किसने दी थी, MM मिलर ने दी थी। या फिर MM थ्योरी क्या कहती है, आर्बिट्रेज कहती है। और उसके अंदर दो अजम्पशंस कौन कौन सी हैं, एक तो है जी टैक्स होना चाहिए, एक है टैक्स नहीं होना चाहिए। मतलब टैक्स अवेलेबल है मार्केट में, एक टैक्स नहीं है। बाकी की तो वही है कि जिस रेट में सस्ता मिलेगा उसी को ही हम लोग अवेल कर लेंगे। ठीक है जी, बात समझ में आई आपको। थोड़ा सा कंसेप्ट टिपिकल है, लेकिन अगर आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कहना उसने यही है कि हमें जो चीज़ हमें इकोनॉमिक पड़ती है हम वो लेंगे। मतलब कि हमारी जो कैपिटल जो कॉस्ट है वो कम से कम हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो कंपनी की जो वेल्थ है, जो वेल्थ रेट है कंपनी की, तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी और उससे हमारी जो ओवरऑल मार्केट के अंदर पोजीशन बढ़ेगी। हम भी तो यही चाहते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर जो है, फिनांस का जो मैनेजर है वो यही तो करता है ना, कि उसे यही तो देखना होता है ना कि कौन सी हमारी जो पूंजी है वो सस्ती कहाँ मिल रही है, कैसे मिल रही है, उसको कैसे अवेल करे। ठीक है, चलिए 4 हमने थ्योरी कर ली कैपिटल स्ट्रक्चर की। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा जी हमारा, एक तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा लीवरेज वाला। लीवरेज में से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कि EBIT है, और जो हमारा जो आगे रहेगा लीवरेज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब हम क्लियर करेंगे। है वो सारा ही डेट और इक्विटी से। कुछ कंसेप्ट आपको ये समझ में आ गया है ना, तो अब आपको लीवरेज वाला जो पॉइंट है वो अच्छे से और भी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ हमें किसी टॉपिक के अंदर डाउट चल रहा है कि हमें ये टॉपिक करना चाहिए, तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं, हम लोग वो भी करेंगे। MCQs की सीरीज़ हमारी स्टार्ट होने वाली है, कुछ मैंने सीरीज़ डाली भी हैं 2-3 वीडियो, आप उनको भी देख सकते हैं, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। 1 तारीख से हम लोग, हमारी कोशिश यही रहेगी कि 1 तारीख से पहले या तो हम लोग लाइव सेशन करेंगे या फिर 1 तारीख से हम लोग लाइव सेशन करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, MCQs करेंगे और आपके जो डाउटफुल टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।